के किसी न किसी क्षेत्र में ऑब्सेस्ड रहता है, अर्थात आसक्ति रहती है। हर एक जातक की किसी न किसी पार्ट में आसक्ति होती ही है। तो क्या यह आसक्ति सही है, हमारे लिए सही है? यह आसक्ति क्यों होती है, इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने केतु के ऊपर वीडियो बनाया था कि जीवन के कौन से ऐसे पार्ट से आप हेडलेस हो जाते हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पाते। उसी प्रकार आज का हमारा विषय राहु के ऊपर है। कुंडली के अलग अलग भावों में राहु अलग अलग चीजों के प्रति आसक्ति को क्रिएट करता है, जिसे हम ऑब्सेशन कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि यह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड का अर्थ क्या है? सेल्फ सेंट्रिक, अपने ऊपर बस केंद्रित करना ध्यान, सिर्फ खुद के विषय में सोचना, सेल्फिश हो जाना, ये सभी चीजें ऑब्सेशन का एक अपना साइन है कि ऐसा जातक सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा। और यदि ऐसा है तो इस जातक के लग्न स्थान में राहु ग्रह विराजमान होंगे। लेकिन क्या इस ऑब्सेशन को तोड़ा जा सकता है? इस सेल्फ सेंट्रिक नेचर को, या फिर किसी भी ओर में आप आसक्त हैं। आसक्त का अर्थ है कि आप उसके विषय में फंस चुके हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति काम में आसक्त होता है, कोई व्यक्ति खाने में आसक्त होता है, कोई व्यक्ति कार्य करने में आसक्त होता है। तो हर जातक का अपने आसक्ति का एक अपना रीजन है, एक अपना स्थान है कि कहां पर वो आसक्त है। लेकिन यह आसक्ति, मैं आपको बता दूं कि यह आसक्ति सही नहीं होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आसक्ति को हमें छोड़ना चाहिए। हमें अपने कर्म को समझकर किसी चीज को करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर करना चाहिए, ना ही उसमें आसक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि आसक्ति फंसाने वाली चीज है। और कर्म करके उसके फल का चिंतन ना करना, वो छुटाने वाला, वो लिबरेट करने वाली चीजें हैं। तो यह राहु केतु जातक को लिबरेट करने के लिए, यह परब्रह्म परमात्मा का एक दूत है, एक सैनिक है, जिसकी अगर हम बात समझ जाएं कि हमारी कुंडली में क्या कह रहा है, तो यह हमारे मुक्ति का कारक हो जाता है। तो केतु वाले वीडियो में हमने इसके रहस्य के ऊपर बात किया था कि कैसे उस पार्ट में हम अपने आप को, अपने हेड को हेडलेस ना होने दें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो के अंत में हम राहु के ऊपर भी बात करेंगे कि राहु जो चाह रहा है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं बिना आसक्त हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु अलग अलग भाव में रहे तो किस किस पार्ट में आप आसक्त हो सकते हैं, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। यह ऑब्सेस्ड वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इसकी जो समझ है, इसकी जो परख है, वो हमें होनी चाहिए। यह सुनकर बहुत लोग ऑफेंडेड फील करते हैं कि मुझे खराब बोला जा रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य है। जो हम समझ जाएं तो वो हमारे लिए वरदान हो जाएगा। हमें बुरा नहीं, हमें गुड फील होगा। तो यदि लग्न स्थान में राहु रहे तो ऐसा जातक सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, अपने मान सम्मान, अपने सुख दुख और अपने स्टेटस के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है, बहुत ज्यादा आसक्ति में फंसा रहता है। यदि द्वितीय भाव में राहु रहे तो जातक अपने परिवार, अपने खान पान में बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, ऑब्सेस्ड रहता है। तृतीय भाव में रहे तो अपने पराक्रम को लेकर ऐसा जातक सदैव अपने पराक्रम को शो करता रहेगा कि मैं बहुत ज्यादा पराक्रमी हूं, और जहां पर उसके पराक्रम की हानि होगी, उसकी ईगो की हानि होगी, ऐसा उसे फील होगा। अपने छोटे भाई बहन को लेकर भी ऐसा जातक ऑब्सेस्ड हो सकता है। चतुर्थ भाव में राहु रहे तो जातक अपने सुख को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है, अपनी माता जी को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है, आसक्त रहता है। अपने सुख के प्रति सदैव वह जातक आराम प्रस्त होगा, अलग अलग सुख की चीजें में आसक्त रहेगा, अलग अलग गैजेट्स में, अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंट जो उसको सुख पहुंचाए, उस चीज में ऐसा जातक आसक्त रहता है। सदैव उसे इस प्रकार की चीजें चाहिए होती हैं।
पंचम भाव में राहु रहे तो ऐसा जातक सेल्फ परफॉर्मेंस को लेकर, एक परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर, अपने पैशन को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। तो यह ऑब्सेशन ठीक नहीं है, इसे हमें पूर्ति तो करना है क्योंकि राहु इस जन्म में प्राप्त करने वाली चीजें हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना। छठे भाव में राहु रहे तो ऐसा जातक रोग, ऋण और शत्रु, विशेष तौर पे अपने रोग को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है, अपने दैनिक क्रियाकलाप को लेकर बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, अपने नित्य दैनिक कर्म, अपने रेगुलर एक्टिविटी और अपने रूटीन वर्क में बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। यदि सप्तम भाव में राहु रहे तो जातक अपने पार्टनर, अपने स्पाउस, अपने मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। सदैव उसका ध्यान अपने रिलेशनशिप के ऊपर केंद्रित रहेगा, अपने पार्टनर के ऊपर केंद्रित रहेगा। तो यह ऑब्सेशन सामने वाले जातक को बहुत ज्यादा खलता है। यदि अष्टम भाव में राहु रहे तो ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी तथा सेक्सुअलिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, गुप्त कार्य में आसक्त रहता है, पाप कृत्य कर्म में आसक्त रहता है। नवम भाव में राहु रहे तो ऐसा जातक अपने धर्म कर्म को लेकर आसक्त रहता है, उच्च विद्या को लेकर आसक्त रहता है तथा अपने पिता, अपने गुरु को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। दशम भाव में राहु रहे तो ऐसा जातक अपने कर्म को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं और यही कारण है कि ऐसे जातक अन्य मार्ग को चुनकर भी अपने कर्म को पूर्ण करना चाहते हैं। यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसा जातक बहुत बार गलत कार्य करके, अवांछित तथा अनैतिक कर्म को करके भी अपने कार्य को पूर्ण करना चाहता है। एकादश भाव में यदि राहु रहे तो अपने सोशल स्टेटस को लेकर ऐसा जातक बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, अपने इमेज को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा जातक ऑब्सेस्ड रहता है। यदि एकादश भाव में राहु रहे तो अपने इनकम, अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल को लेकर भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। द्वादश भाव में राहु रहे तो ऐसे जातक अपने लॉसेस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतन मंथन करने वाले, इसमें सदैव घुसे रहने वाले, सदैव कैलकुलेटिव रहते हैं कि मेरा इतना लॉस हो गया, ये चीज हो गया। तो इस प्रकार की उनकी मनोस्थिति हो जाती है। कई बार ऐसे जातक स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। तो दोस्तों, यह राहु का सिर्फ इंडिविजुअलाइज्ड फल था। यदि सिर्फ राहु रहे तो इसका अपना फल है। यदि किसी ग्रह की दृष्टि रहे, किसी ग्रह का युति बना रहे राहु से, तो उसका अपना फल होता है। इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारा आज का यह टॉपिक था कि किस किस पार्ट में जातक ऑब्सेस्ड रहता है, आसक्त रहता है। तो मैं आपको अब इसके रहस्य के उद्घाटन को करता हूं। राहु पूर्व जन्मों में अकृत्य कर्म है, जिस पार्ट में हमने मास्टरी हासिल नहीं की है, जिसके ऊपर हमें कार्य करना है इस जीवन में, जिसके चीजों को, कारक तत्वों को प्राप्त करना है, हासिल करना है, वहां पर राहु स्थित रहता है। और यही कारण है कि राहु जातक को उस पार्ट के प्रति, उस भाव, उस हाउस के प्रति ऑब्सेस्ड कर देता है, उसमें आसक्त कर देता है। लेकिन यही कर्म का रहस्य है। ज्यों ही हम आसक्त होंगे राहु वाले भाव में, वैसे ही राहु आपको और अधिक बांधता जाएगा, और अधिक बांधता जाएगा इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, और जहां से निकल पाना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह राहु और केतु आपको इस दुनिया से, इस जगत से, इस क्षणभंगुर संसार से मुक्ति देने वाले प्लैनेट हैं, लेकिन उसे हमें समझना होगा। तो हमें जिस भी भाव में राहु है वहां पर से आसक्त नहीं होकर, अपितु उस भाव को यह समझना है कि इस भाव से रिलेटेड हमने पूर्व जन्मों में कर्म नहीं किया है, तथा हमारा पूरा ध्यान केंद्रित इस भाव में होना चाहिए और इसके ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारा कर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए कि यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जीवन में, इस भाव को कंप्लीट करना, तभी हमें सैल्वेशन मिल सकता है, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार से यदि हम सोच कर चलते हैं तो वो ऑब्सेशन क्रिएट नहीं करेंगे राहु।
और आपको अपितु हेल्प करेंगे कि उस भाव को आप और अधिक समझ पाएं, उस भाव से संबंधित कर्म को कंप्लीट कर पाएं। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण, कौन से भाव में राहु है और उस भाव से रिलेटेड किस किस प्रकार की आसक्तियां होती हैं। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वैदिक ज्योतिष शास्त्र से महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।